हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। जैसा कि आपको पता है, आपका स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम 3 अक्टूबर को होने वाला है और उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और हिंदी में एक चैप्टर आपको वर्णमाला से संबंधित पढ़ा दिया गया है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते थे सारे प्रश्न आपको कराए गए हैं। और दूसरा टॉपिक है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से संबंधित आज पहली और अंतिम क्लास होगी। इसमें विराम चिन्ह कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका प्रकार कितना होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। सबको वेरी गुड इवनिंग। एक बार जल्दी सब लोग कमेंट करके बता देंगे कि सब लोग जुड़ गए हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे। गुड मॉर्निंग सबको। विराम चिन्ह से संबंधित आज पढ़ेंगे। विराम चिन्ह कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आज पढ़ना है। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे, अंत तक बने रहेंगे। मुश्किल से 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। विराम चिन्हों के प्रकार और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। एक बार कमेंट करके सब लोग बता देंगे कि वीडियो क्लास शुरू किया जाए। विराम चिन्ह से संबंधित पढ़ना। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। लेखन में विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। हिंदी में विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। वे पूर्ण विराम को छोड़कर सभी शेष विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध मानते हैं। तो ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी से संबंधित नहीं है? तो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अंग्रेजी से संबंधित विराम चिन्ह नहीं है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी शेष विराम चिन्ह किससे लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ऐसा किसका मानना है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी का मानना है। चलिए विराम चिन्हों के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। विराम चिन्हों के भेद। कामता प्रसाद गुरु के ने विराम चिन्हों के 20 भेद बताए, 20 प्रकार होते हैं। याद कर लीजिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो 20 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अभी आप आगे देखेंगे। अल्प विराम, यहाँ पे विराम है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? तो कॉमा वाला होता है, उसको अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम कैसे? तो एक बिंदी देके और एक कमा देते हैं, उसको अर्ध विराम कहते हैं। पूर्ण विराम आपको पता ही होगा, खड़ी पाई जिसको बोलते हैं उसको पूर्ण विराम कहते हैं। अगला देख लेते, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको पता ही होगा। आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयाबोधक जिसको कहते हैं, उसको आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। पांचवा आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। उसके बाद से निर्देशक चिन्ह या फिर डैश या फिर संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह किसे कहते हैं? तो एक ऐसे पड़ी पाई देते हैं, उसको संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह कहते हैं, या फिर निर्देशक चिन्ह कहते हैं, या फिर उसको डैश भी कहते हैं। छठवां सातवां कोष्ठक के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, कभी कभी देखा होगा आपने। छोटा कोष्ठक, ऐसे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे करते हैं या फिर ऐसे, इसको कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कोई पैसेज आपको लिखना होता है, 8वां कह रहा है अवतरण चिन्ह। तो कोई मतलब स्टेटमेंट लिखना रहता है तो उसमें ऐसे करके लिखते हैं, कॉमा में दोनों ओर से बंद कर देते हैं, उसको अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह कहते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए, उप विराम चिन्ह या फिर अपूर्ण विराम चिन्ह कैसे होता है? तो 2 बिंदी ऐसे दे देते हैं, उसको अपूर्ण विराम या फिर उप विराम चिन्ह कहते हैं। इसके बारे में एक पॉइंट और है, उसको देख लीजिए। श्री कामता प्रसाद गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। इसको
विसर्ग के समकक्ष मानते हैं। विसर्ग कैसे होता है आपने पढ़ा होगा, अभी बताया गया था आपको विसर्ग कैसे होता है वर्णमाला में। तो वर्णमाला में विसर्ग होता है, दो बिंदी ऐसे दे, जैसे आपको दुख लिखना हो, दुख तो ऐसे लिखते हैं, तो बीच में जो दो बिंदी होता है उसको विसर्ग या फिर अपूर्ण विराम भी कहते हैं। विवरण चिन्ह कैसे होता है, तो किसी भी चीज़ का विवरण करना हो तो आप हेडिंग डालते हैं, तो उसके बाद से देखते हैं कि हेडिंग डालने के बाद ऐसे एक कर देते हैं, उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। इसके आगे मतलब उसका एक्सप्लेन करना है, उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। एक बिंदी दे दीजिए, मतलब दो बिंदी दे के एक बड़ी पाई दे दे, उसको विवरण चिन्ह कहेंगे। उसके आगे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है उसको लिखते हैं। चलिए, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कैसे होता है, तो ये वाला पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। लाघव चिन्ह कैसे होता है, तो लाघव चिन्ह एक शून्य जैसा होता है, ऐसे करके शून्य लिखा जाता है, उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे लोप चिन्ह है 13 नंबर, 13 नंबर है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कैसा होता है, तो डॉट 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 ऐसे दे देते, बिंदी बिंदी कर देते हैं, या फिर प्लस प्लस करके लिखा जाता है, मतलब ऐसे, उसको लोप चिन्ह कहते हैं। कोई वाक्य लिखा जाता है, आप कहानी, बड़े बड़े उपन्यास या कहानी पढ़ेंगे या फिर एकांकी पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि लेखक जो कहना रहता है कुछ बातें कहता है और कुछ को ऐसे प्लस प्लस करके छोड़ देता है, तो उसको लोप चिन्ह कहते हैं। वहाँ का वाक्य नहीं दिखाया जाता है, या फिर कहना क्या चाहता है वहाँ का पात्र वो नहीं बताता है, उसको ऐसे करके हम लिख देते हैं। पाद चिन्ह किसे कहते हैं, तो ऐसे पड़ी पाई को ही पाद चिन्ह कहते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह कैसे होता है, तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसका प्रयोग आमतौर पर संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। इसको अ भी बोलते हैं या फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी बोलते हैं। पाद बिंदु किसे कहते हैं, तो पाद चिन्ह अभी आपने देखा ऐसे होता है। पाद बिंदु कैसे होता है, ये होता है। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बने हैं, तो सारे जो भी 20 महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है उसको ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए कि कौन चिन्ह कैसे बनता है और इसका प्रयोग कैसे होता है, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, अभी आपको आगे बताया जाएगा। एक बार आप वीडियो को लाइक कर देंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर, हंसपाद कैसे होता है, तो हंसपाद ऐसे होता है, ये वाला हंसपाद का चिन्ह है। टीका सूचक कैसे होता है, तो टीका सूचक का चिन्ह ये सब है, देख लीजिए, ऐसे टीका सूचक लिखा जाता है। तुल्यता सूचक, तुल्यता मतलब उसके बराबर, उसके समतुल्य, तो आपको पता ही होगा बराबर का चिन्ह कैसे होता है, तो ऐसे होता है। ये तुल्यता सूचक या फिर बराबर का चिन्ह है। बराबर आपको मैथ में पढ़ने को मिलता है, लेकिन हिंदी में उसको तुल्यता, मतलब उसके समतुल्य कौन सा है उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समाप्ति सूचक, उम्मीद करते हैं समाप्ति सूचक के बारे में भी आपको पता होगा। ऐसे पड़ी पाई का इशारा दे देते हैं या फिर जीरो करके ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये समाप्ति है, या फिर इस तरह से कर देंगे, ये भी समाप्ति सूचक चिन्ह है। तो ये 20 महत्वपूर्ण विराम चिन्ह थे। उम्मीद करते हैं इन सब के बारे में आपने जान लिया होगा। PDF अभी आपको शेयर किया जाएगा, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। विराम चिन्हों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको आप लोग देखेंगे। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो प्रश्न आप एक बार पढ़िए, समय आपके पास है, कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। तो इसको वाक्य पढ़ने से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, सुनो सुनो, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें आश्चर्य बोधक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है, सुनो सुनो। यहाँ पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नॉर्मल बात है, इसलिए इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही से नहीं हुआ है। बाकी सब में देखिए कॉमा यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे पूर्ण विराम जरूरत है, यहाँ भी पूर्ण विराम जरूरत है। तो बाकी तीनों वाक्यों में पूर्ण विराम का सही प्रयोग हुआ है, या फिर अर्ध विराम का, या फिर जो भी है सबका सही पूरा प्रयोग हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अभी आपका ये पेट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा निर्देशक, लाघव
और विवरण चिन्ह होता है, लेकिन उपदेशक चिन्ह कोई नहीं होता है। उपदेशक चिन्ह कोई नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से होगा। 2 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप लोग प्रश्न एक बार पढ़िएगा। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर वाक्य अंतिम रूप लेता है, जहाँ पे वाक्य का अंत होता है, वहाँ पे फुल स्टॉप या फिर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहाँ वाक्य अंतिम रूप लेता है, वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है? तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, विराम चिन्ह कब प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन देखिए एक बार, फिर कमेंट करके बताएंगे। विराम चिन्ह संयोजक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी से प्रश्न देख लेंगे। कोई परेशानी होती है या फिर जो समझ में नहीं आता है, आप हमें व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछ लिए। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 8299549761 पर। हिंदी से संबंधित कोई भी आपकी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। जो समझ में नहीं आए आप पूछ लीजिएगा। विराम का अर्थ होता है, अभी आपने पहला लाइन ही पढ़ा था, विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आप लोग भी कमेंट करके आंसर देते रहिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सब लोगों का। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। आप लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है और लाइक आप लोगों का इतना कम आता है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं? तो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो पूर्ण विराम, जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। बाकी 1900 विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। अभी आपको बताया गया था, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की कितनी संख्या है? तो 20। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? आप लोग बताएंगे। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। इसमें से 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इसमें से अल्प विराम कौन सा है? तो अल्प विराम को कहते हैं कॉमा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये अल्प विराम का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। अल्प विराम से एक क्वेश्चन आपको हो सकता है तो विराम चिन्हों से संबंधित आएंगे एग्जाम में। वर्णमाला पढ़ाया गया तो वहाँ से 4 से 5 नंबर कन्फर्म है। कल आपको संधि बताया जाएगा, संधि से भी आपके 4 से 5 नंबर बनने की उम्मीद है। तो कल मैक्सिमम लोग जुड़िएगा और अच्छे से संधि के बारे में समझ लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, आशीष, राहुल, राज, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इसमें उचित विराम चिन्ह कौन सा प्रयोग होगा? प्रश्न नंबर 9 पढ़िएगा एक बार। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। किस उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। देखिए नाम है, नाम के आगे नाम के एक नाम के बाद दूसरा नाम जब आ रहा है तो उसमें कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है, और यहाँ पे आपका फुल स्टॉप होगा, ये सही है। लेकिन यहाँ पे तीनों में कॉमा का प्रयोग होगा, जो कि नहीं किया गया। तो इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपको बता दिया गया आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अल्प विराम का प्रयोग होगा, जानते ही हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। कौन सा इसमें उचित विराम चिन्ह होगा? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो अल्प विराम का होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण बनेगा, अभी आपको बता देंगे आगे कि चलिए अभी देख लेते हैं उस प्रश्न को। सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसमें प्रश्न नहीं दिया है, शायद आगे दिया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो अल्प विराम का होता है। अल्प विराम का होता है। सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इसमें कौन सा विराम चिन्ह मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और सी एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ से आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। अल्प विराम ए और सी, थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट है लेकिन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक अर्ध विराम है, तो अर्ध विराम मान लीजिए इसको, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो अल्प विराम का, ऑप्शन नंबर सी। ए वाला आपका अर्ध विराम है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, यहाँ पे थोड़ा सा अल्प विराम का चिन्ह लगेगा, फिर उसके बाद से लिखेंगे परंतु वह नहीं मिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको मैक्सिमम ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं, और अभी आपको बताया गया था किस विराम चिन्ह का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो आपने देखा कि अल्प विराम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगेगा? प्रश्न देखिएगा एक बार ध्यान से। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, या फिर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो अल्प विराम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? उम्मीद करते हैं छंद के बारे में आप जानते होंगे। छंदों में एक चरण की समाप्ति के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम का। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? यहाँ पे मिसप्रिंट देखिए थोड़ा सा हो गया, अल्प विराम का प्रयोग होगा, ये वाला बिंदी नहीं रहेगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 15। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई थी, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? रामू जो कि एक अच्छा खिलाड़ी है, उसका कल पैर टूट गया था, इसमें किस उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम का करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, या फिर प्रयोग हुआ है देख ही रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। कौन सा विराम चिन्ह इसमें प्रयोग होगा? जाना है तो जल्दी जाओ, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्प विराम लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। कौन सा विराम चिन्ह इसमें प्रयोग होगा? माँ मेरा कल्याण करो। आप एक वाक्य देख लीजिए, इस जो इसमें दो कॉमा दिया गया है, ये वाला और ये वाला, इसको नहीं लेना है क्योंकि ये एक वाक्य दिया गया है, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो इसका 17 नंबर में ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग होगा, अल्प विराम का। माँ के बाद एक अल्प विराम का प्रयोग होगा, मेरा कल्याण करो। माँ के बाद इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा, उसके बाद से मेरा कल्याण करो, वाक्य पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग
करते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? 18 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह कैसे होता है? तो एक बिंदी देकर और नीचे कॉमा कर देते हैं, उसको अर्ध विराम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अर्ध विराम का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? करणवाचक क्रिया विशेषण में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। 2 नंबर का वो कौन सा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग ज़्यादा होता है? तो अर्ध विराम, उसके बाद से आपका पूर्ण विराम आता है। पहले अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, उसके बाद से पूर्ण विराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है कब होता है? तो आप लोग प्रश्न देख के ही ऑप्शन देख के जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए प्रश्न है। पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है? वाक्यों के प्रारंभ में, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? सॉरी, नहीं किया जाता है या फिर नहीं किया गया है, जो भी हो आप प्रश्न देख लीजिए एक बार। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य के अंत में। देख लीजिए, उपन्यास लिखने, वाक्यों के अंत में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई भी वाक्य होता है उसके अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा गलती हुआ। ऑप्शन नंबर इसका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। छंदों के एक चरण की समाप्ति पे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है या फिर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वाक्य अंत में होता है कहानी उपन्यास लिखते समय, और छंदों के चरणों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, लेकिन छंदों के एक चरण की समाप्ति पे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा 23 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तुम कब आओगे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसमें कौन सा विराम चिन्ह होगा? तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ पे आश्चर्य की बात हो रही है, तो यहाँ आहा के बाद से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसे होता है? तो एक खड़ी पाई देकर और नीचे बिंदी दे देते हैं, उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं या फिर आश्चर्य बोधक चिन्ह कहते हैं। 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। हिंदी प्रश्न में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के से संबंधित। वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? तो कबीर दास को कहा जाता है वाणी का डिटेक्टर। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा 25 नंबर? तो सही आंसर हो जाए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। उद्धरण चिन्ह का सिंबल कैसे होता है जल्दी से आप लोग बता देंगे अगर आप कमेंट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
संयोजक चिन्ह को किस वाक्य में प्रयोग किया जाता है? संयोजक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? तो 26 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समासिक चिन्ह के रूप में। संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको? तो निर्देशक चिन्ह या फिर डैश भी कहा जाता है। समासिक चिन्ह ऐसे होता है, एक पड़ी पाई होता है, इसको डैश भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं, और समासिक चिन्ह और संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही था, समासिक चिन्ह। चलिए अगला 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। मूल सुधारने अथवा शब्दों में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? मूल सुधारने अथवा शब्दों की त्रुटि को दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो 27 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मूल सुधारने अथवा शब्दों की में किसी त्रुटि को दिखाने के लिए बी नंबर कोष्ठक का प्रयोग होता है, बड़े कोष्ठक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला चिन्ह देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न, विवरण चिन्ह को पहचाने। इसमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है? अभी आपको बताया गया था कि ऑप्शन नंबर बी विवरण चिन्ह होगा। दो बिनती मतलब दे के और एक ऐसे पड़ी पाई दे देते हैं, उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। आप देखिए, कोई हेडिंग डालते हैं या फिर अभी आप लिखेंगे उत्तर, जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उत्तर दे के ऐसे कर देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं, क्योंकि आगे इसकी विवरण दिया गया है वो आपको देखने हैं, तो इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। चलिए अगला 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह कैसे होते हैं? पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह कैसे है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएंगे 29 नंबर का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमा करके है, तो इसको पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह एक शून्य जैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सारे प्रश्न अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन के साथ बताया गया था। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। जो नहीं समझ में आया आप हमसे कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाद चिन्ह श्री कमता प्रसाद गुरु जी के अनुसार किस नाम की अभिविहित किया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न एक बार पढ़ लेंगे। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? तो 30 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेखा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाए रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंस पाद किस विराम का एक और नाम है? हंस पाद किस एक और विराम चिन्ह का नाम है? तो इसका सही आंसर है पूर्ण विराम का। 31 नंबर का सही आंसर है पूर्ण विराम चिन्ह हंस पाद का एक और नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। इसमें से कौन सा, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा तुल्यता सूचक है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तुल्यता सूचक अभी आपको बताया गया था, समतुल्य, बराबर के लिए प्रयोग किया जाता है, तुल्यता के लिए या फिर तुलना करने के लिए, या फिर उसके समान कौन है, उसके तुल्य में कौन है, उसके तुलना में कौन है। इसमें बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बराबर के चिन्ह को हिंदी में क्या कहते हैं? तो तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाद बिंदु चिन्ह पहचाने। इसमें से पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो पाद बिंदु चिन्ह ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। एक पड़ी पाई ऊपर और एक नीचे बिंदी, उसको पाद चिन्ह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह, अंत में आपको बताया गया था, सबसे अंतिम सूचक चिन्ह समाप्ति सूचक चिन्ह था, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। आप कोई भी प्रश्न लिखते हैं या फिर कोई भी टॉपिक, तो एक पड़ी पाई देते हैं, फिर शून्य, फिर ऐसे कर देते हैं, इसको समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं, या फिर ऐसे कर देते हैं, डैश डैश दे देते हैं 3-4, उसको समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वर्णमाला से संबंधित शायद प्रश्न है, एक बार देख लीजिए। इसमें ए स्वर नहीं है किस शब्द में? तो इसको देख लेंगे एक बार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए और सी, पैतृक और वैदिक।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा। चलिए अगला, 2 विकल्प इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 36 नंबर प्रश्न है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 36 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाघव का संक्षेप सूचक चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर, सही विराम चिन्हों वाले वाक्य कौन से हैं? इसमें से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह वाला है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग वाक्य ऑप्शन पढ़िए और फिर जल्दी से आंसर कमेंट करके बता देंगे। सही विराम चिन्ह वाले वाक्य कौन से हैं? छी तुमने तो नाम डुबो दिया, देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ, ऐसे ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। छी तुमने तो नाम डुबो दिया, इसमें भी आपका आंसर छी के बाद विस्मयादिबोधक का प्रयोग करना था, लेकिन तुमने के बाद किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बी भी गलत हो जाएगा। छी तुमने तो नाम डुबो दिया, इसमें देखिए उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये वाला ऑप्शन सी वाला सही है। डी वाला भी देख लेते हैं, छी तुमने तो नाम डुबो दिया, इसमें भी देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। कहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? 38 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 38 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब समास आप लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ये लाइन समझ में आएगी। अभी यहाँ एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं। अभी आप लोग इसके बाद से कल संधि से संबंधित पढ़ेंगे, उसके बाद से समास पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कर्मधारय समास कैसे होता है, तो आपको ये लाइन जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न होगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे कोष्ठक लगा देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये कठिन शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये थे विराम चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रश्न कोई परेशानी आपको हिंदी से संबंधित है तो आपको नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। कल आपको संधि से संबंधित महत्वपूर्ण जो नियम है और संधियाँ हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो कल की क्लास ज़रूर आप लोग अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।